नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की यह बात पर्सनल है। तीसरे राउंड के चुनाव से पहले दोनों के बीच निजी हमले और तेज होते जा रहे हैं। राहुल ने राजा महाराजा के नाम पर छेड़ दिया तो मोदी ने यह पूछ लिया, निजामों, सुल्तानों और बादशाहों पर जुबान क्यों नहीं खुलती? क्या शहजादे वाली सियासत अगले 5 राउंड में चुनाव का गेम बदल देगी? कौन पीएफआई को चुनाव की लाइफलाइन बना रहा है? पूरी डिटेल के लिए आप ये खास रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की नई पहचान क्या बताई? प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को क्या नया नाम दिया? इस नई पहचान और नए नाम का मतलब क्या है? देश में इन दिनों एक ही नाम चर्चा में है, शहजादा। हिंदी अखबारों की हेडलाइंस में शहजादा है, अंग्रेजी अखबारों की हेडलाइंस में शहजादा है, सोशल मीडिया में शहजादा ही शहजादा चल रहा है। चुनाव के 2 राउंड पूरा होने के बाद अचानक शहजादा शब्द क्यों हिट हो रहा है? पहले कर्नाटक में प्रधानमंत्री का यह बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने शहजादा शब्द बोलकर राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई। प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा कि निजामों, सुल्तानों और बादशाहों के नाम पर राहुल गांधी की जुबान पर ताला क्यों लग जाता है? साथियों, कांग्रेस के शहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। देश में अभी चुनाव के 2 राउंड हुए हैं, 5 राउंड बाकी हैं। 190 सीटों पर मतदान हुआ है, करीब 350 सीटों पर मतदान बाकी है। नरेंद्र मोदी ने आज रैली में कम से कम 15 बार शहजादा शब्द का इस्तेमाल किया। शहजादा कहकर उन्होंने राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक किया। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया, इसे समझने के लिए शहजादा के साथ साथ कुछ खास लफ्जों का इस्तेमाल भी उन्होंने किया। निजाम, सुल्तान, बादशाह। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के लिए प्रिंस या फिर राजकुमार शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शहजादा ही कहा और अलग अलग तरीके से कहा। कभी डांट लगाकर कहा, कभी तंज कसा। हमारी आजादी की लड़ाई को भी वोट बैंक के नजरिए से, तुष्टीकरण के नजरिए से ही लिखवाया है और आज भी ये कांग्रेस के शहजादे उसी पाप को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। शहजादा, निजाम, सुल्तान, बादशाह, इन चारों शब्दों का एक धर्म विशेष से ताल्लुक है। ये शब्द मुसलमानों में इस्तेमाल होते हैं, जबकि प्रिंस और राजकुमार हिंदू राजाओं के बेटों और राजघरानों के बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रधानमंत्री जब शहजादे के साथ निजाम, सुल्तान और बादशाह जैसे शब्द बोलते हैं तो मतदाताओं को मैसेज देते हैं कि राहुल गांधी किसके साथ खड़े हैं और किसकी बात करते हैं। मतलब चुनाव में कौन बहुसंख्यक हिंदू समाज के हितों की बात कर रहा है, कौन सिर्फ वोट के लिए
तुष्टीकरण कर रहा है और राजा महाराजाओं पर अनर्गल प्रलाप कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है। मोदी ने कहा मुसलमानों के वोट के लिए राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज और रानी चेन्नम्मा का अपमान किया। हिंदुओं पर नवाबों, निजामों और बादशाहों के जुल्म और सितम पर मौन रहे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। जरा शाहजादे को पता है क्या मैसूरू राजघराने का योगदान? उनको याद नहीं रहा। मैसूरू राजघराने को आज पूरा देश गर्व के साथ देखता है कि नहीं देखता है। दरअसल राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में बीजेपी पर हमला करने के लिए राजा महाराजा वाला एग्जाम्पल दिया था। राहुल ने राजा महाराजा कहकर मोदी पर अटैक किया था। राहुल ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि मोदी सरकार मुस्लिम, आदिवासी और दलित विरोधी है। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। पहली बार बीजेपी ने देश को साफ बताया है, उनके नेताओं ने बताया है कि अगर वो ये चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे। देश की जनता को संविधान अधिकार देता है, आरक्षण देता है। संविधान से पहले इस देश में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई अधिकार नहीं था। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। और ये लोग सोचते हैं कि संविधान को मिटाया जा सकता है। राहुल हर बार की तरह इस बार भी चुनावी पिच पर फाउल कर गए। मोदी ने उन्हें औरंगजेब के मुद्दे पर घेर लिया और पूछ लिया कि राहुल गांधी समेत पूरा एनडीए अलायंस इस पर मौन क्यों है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि औरंगजेब ऐसा क्रूर बादशाह था जिसने काशी विश्वनाथ, मथुरा और सोमनाथ जैसे सैकड़ों हिंदू मंदिर तोड़े और लूटे थे। सनातन की रक्षा करते हुए हजारों हिंदू कुर्बान हुए थे, कत्ल कर दिए गए थे। लेकिन राहुल गांधी को औरंगजेब के अत्याचार नहीं दिखे। उन्होंने हिंदू राजाओं को टारगेट किया और औरंगजेब पर मुंह सिल लिया। मोदी ने कहा राहुल सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए झूठी मनगढ़ंत कहानियां जनता को सुना रहे हैं, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। नमस्कार, जय हिंद। राहुल क्यों हिंदू राजाओं पर बोल रहे हैं और निजामों, बादशाहों पर मौन है? क्या इसकी वजह मुस्लिम सीटें हैं?
देश में करीब 90 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम 20% से ज्यादा हैं। 65 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम 35% से ज्यादा हैं। 35 से 40 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम 50% के करीब हैं। 2019 में राहुल की टैली 52 पर अटक गई थी और इस बार बढ़ेगी या घटेगी ये बहुत कुछ दक्षिण भारत से ही तय होना है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 14 सीटों पर मतदान हो चुका है और बची हुई 14 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। कर्नाटक में मुस्लिम करीब 13% हैं, 9 मुस्लिम नेता विधायक हैं और सभी कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं। राहुल ने कर्नाटक के बाद ओडिशा में भी बाउंसर फेंका और नया शब्द लेकर आ गए पान। बीजेडी और बीजेपी की शादी हो रखी है और शादी में उन्होंने ओडिशा की जनता को पान दिया। पान का मतलब स्टेट को पांदियन चलाता है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, मतलब PAANN, और आपका पूरा का पूरा धन इन लोगों ने चोरी किया है। माइनिंग स्कैम 9 लाख करोड़ रुपए, लैंड ग्रैब 20,000 करोड़ रुपए आपके वहां गायब हुए, प्लांटेशन स्कैम 15,000 करोड़ रुपए आपके वहां चोरी किए। देखिए बहुत हो गया, बहुत पान खा लिया, पेट खराब हो गया। जैसे ही यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम ये जो पैसा इन्होंने आपसे लूटा है वो आपको वापस देना शुरू कर देंगे। You need to step up, and the number of leaders coming out of your community is सोशल मीडिया में राहुल का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो टोपी पहने हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं, nobody would have ever जहां वो देश में कब मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा उस पर जवाब दे रहे हैं। prime minister. Sikhs are, very small percentage of this country. If and when you do have a Muslim prime minister, he will be a prime minister because he is the most capable person. राहुल इस चुनाव में हर रैली में आरक्षण की बात करते हैं और आरोप लगाते हैं कि बीजेपी SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी। अमित शाह ने राहुल से कुछ सवाल पूछे। कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने किसके कोटे से दिया? OBC के। तेलंगाना में मुसलमानों को 5% आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस ने किसके कोटे से दिया? SC, ST और OBC के। जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC, ST, OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलता। अमित शाह ने इसका जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? OBC का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? SC, ST, OBC का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी SC, ST, OBC आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की SC, ST, OBC नीति है। पिछड़ा समाज का हमेशा विरोध किया, बाबा साहेब आम्बेडकर को हमेशा परेशान किया और ट्राइबलों को कभी न्याय देने का काम नहीं किया। आदिवासियों को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर। मैं देश की जनता को फिर से एक मोदी गारंटी रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, SC, ST और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी। ये मोदी का गारंटी है। राहुल जो आरक्षण और संविधान बदलने का तीर चला रहे थे, मोदी ने शहजादे पर वही तीर महाराष्ट्र में चलाया। मोदी ने कहा, मराठाओं के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज का शहजादे ने अपमान किया है। आगे शहजादे की जान हिंदुओं के गहनों और संपत्ति पर अटकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मोदी जब जब राहुल पर शहजादा कहकर हमला करते हैं, कभी उनके तेवर बहुत तल्ख होते हैं तो कभी वो समझाने के अंदाज में बोलते हैं।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मोदी ने बार बार शहजादा बोलकर राहुल को कटघरे में खड़ा किया। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वालों की नजर अब लोगों की कमाई और दलित पिछड़ों के आरक्षण पर पहुंच गई है। कांग्रेस के शहजादे उन्होंने घोषणा की है कि वो आपकी संपत्ति की, महिलाओं के गहने और सोने चांदी की जांच करवाएंगे। आपकी कमाई को कांग्रेस उन लोगों में बांटेगी जिनका ये देश पर पहला हक है, ऐसा बताते हैं। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है। साथियों, कांग्रेस ने एक और ऐसी घोषणा की है जो महाराष्ट्र के हर मतदाता को जानना जरूरी है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि आप जीवन भर जो कमाएंगे, अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी जोड़ते रहेंगे, वो पूरा का पूरा आपके संतानों को नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जब यूपी आते हैं तब शहजादा शब्द अपने भाषण में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ उनके निशाने पर दो लड़कों की जोड़ी यानी राहुल और अखिलेश होते हैं। नरेंद्र मोदी शहजादे शब्द से कई प्रहार अपने विरोधियों पर करते हैं। तुष्टीकरण, परिवारवाद, करप्शन, हिंदू आस्था पर चोट। यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अयोध्या में राम मंदिर बना तो ये सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। शहजादे शब्द से मोदी राजनीति की दो धारा की बात लोगों को समझाना चाहते हैं। एक धारा जो राम मंदिर और हिंदू आस्था का सम्मान करती है और एक धारा जो औरंगजेब वाली सोच के साथ चलती है। औरंगजेब वाली सोच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या जाने से रोकती है। दो चरण के बाद यूपी में चुनाव धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है जहां राम मंदिर और राम लहर का असर सबसे ज्यादा है। अगर चुनाव धर्म की पिच पर आया तो मोदी विरोधियों को सबसे ज्यादा मुश्किल होगी। एक एक वोट के लिए जूझना होगा और सिर्फ 20% वोट पर सिमट जाएंगे। इसका असर मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, अमेठी, रायबरेली सब जगह पड़ेगा। मोदी ने कांग्रेस पर चुनाव में आतंकवादी संगठन पीएफआई की मदद लेने का आरोप लगाया। पीएफआई वही संगठन है जिसे आतंकी और देश विरोधी गतिविधियों की वजह से सरकार ने बैन कर दिया है। उसके नेता जेलों में हैं, लेकिन कांग्रेस उसी खतरनाक संगठन को लाइफलाइन मानकर चल रही है। अब पीएफआई पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि एक खतरनाक संगठन है। इस खतरनाक संगठन ने देश को तबाह करने की बहुत बड़ी साजिश रची हुई है और उसके एक एक कारनामे जब सरकार के सामने आए तो हमने हिम्मत के साथ फैसला कर लिया, जो भी होगा
मुकाबला कर लेंगे, लेकिन पीएफआई को हिंदुस्तान में पनपने नहीं देंगे। पीएफआई को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। पीएफआई को निर्दोषों का कत्ल नहीं करने देंगे। पीएफआई को लोगों को शस्त्रों की ट्रेनिंग देने के कुकृत्य से वो नहीं करने देंगे। और इसके लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ी हिम्मत करके पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। पीएफआई के जो बड़े बड़े तिस्मार खां थे वह जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, देश के लिए इतनी खतरनाक पीएफआई वो आज कांग्रेस के लिए लाइफलाइन बन गई है। कांग्रेस उनके प्रति हमदर्दी रख करके उनके लोगों से लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। मोदी ने कहा, आपके वोट की कीमत से पिछले 10 साल से ऐसी मजबूत सरकार को काम करने का मौका मिला जिसने सीमा पार से एक्सपोर्ट होने वाले आतंकवाद को जड़ से खत्म किया और आतंकवाद को पालने पोसने वालों को रोटी रोटी के लिए मोहताज कर दिया। जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे, आज वो आटा इंपोर्ट करने के लिए लाले पड़ रहे हैं जी। एक जमाना था ये आतंकवादी आकर के हमारे वीर जवानों के सर काट करके ले जाते थे, और आज ये मोदी है घर में घुस करके मारता है। साथियों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये बम धमाकों वालों के बुरे दिन आए किसके कारण? किसके कारण? ये बम धमाके बंद हुए किसके कारण? ये आतंकवादी कांपने लगे किसके कारण? ये आतंकवादी भागने लगे किसके कारण? आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं। ये जो परिवर्तन आया है वो आपके वोट की ताकत से आया है। अट्ठाईस दिन में दिल्ली में चुनाव है और इस बार एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस। इस गठबंधन में कांग्रेस को लड़ने के लिए 3 सीटें मिली, लेकिन 3 सीट पर भी बड़ा सीन खड़ा हो गया। राहुल के कैंडिडेट को ही दिल्ली कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया है। दिल्ली कांग्रेस के चीफ को न केजरीवाल के साथ गठजोड़ मंजूर आया। 2 सीटों पर उतारे गए पैराशूट कैंडिडेट को लेकर भी सवाल हो गए। बिहार से आए कन्हैया और यूपी से आए उदित राज के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने आवाज बुलंद कर दी। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली में आप और कांग्रेस की लड़ाई ने बीजेपी का रास्ता फिर क्लियर कर दिया है? राहुल गांधी दिल्ली से देश चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह रही है कि दिल्ली पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? इस रिपोर्ट में समझिए। मैं तो अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष से ऊपर कोई पद हो नहीं सकता। तो ये कांग्रेस के लोगों की पीड़ा है ना, उस पीड़ा के लिए इस्तीफा दिया। व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके। मीटिंग के अंदर जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, मुझे बोलने से बावरिया जी ने रोका। फिर कहते हैं बाहर चले, गेट आउट। तो ये बदतमीजी बावरिया जी ने मेरे साथ की। क्या दिल्ली में वोटिंग से पहले इंडी गठबंधन टूट जाएगा? क्या कन्हैया की वजह से कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है? क्या दिल्ली में बीजेपी का 100% स्ट्राइक रेट पक्का हो गया? मेरी पीड़ा
उन असूलों को लेके है जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं। मैं खुद दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूँ। जरूर ये था कि हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है। उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है। जिस परिस्थितियों में उन्होंने इस्तीफा दिया है तो कोई भी स्वाभिमानी आदमी कम से कम इस भ्रष्टाचारी गठबंधन के साथ तो नहीं रहेगा। अरविंदर सिंह लवली भी जानते हैं कि जब 7 सीटों पर फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी चुनाव हारेंगे और 2-3 सीटों पर जमानत भी जब्त हो जाएगी तो अरविंदर सिंह लवली जी को वैसे भी पद से हटा ही दिया जाएगा। दिल्ली में घमासान मचा है, जबरदस्त मचा है। राहुल गांधी दिल्ली से देश संभालने का सपना देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली ही उनसे दूर होती जा रही है। दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव है, लेकिन उससे पहले दिल्ली कांग्रेस बिखरने लगी है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने न सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है, बल्कि कांग्रेस के वर्किंग मॉडल की पब्लिकली पोल खोल दी है। मैंने इस्तीफा अपने लिए तो नहीं दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए दिया है। मैंने इसीलिए क्लियर किया कि मैं कैंडिडेट नहीं था। मेरी चिट्ठी में भी मैंने ये लिखा है, मैं तो अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष से ऊपर कोई पद हो नहीं सकता। तो ये कांग्रेस के लोगों की पीड़ा है ना, उस पीड़ा के लिए इस्तीफा दिया और मैं विस्तार पूर्वक इस पे समय आने पे बात करूंगा आप सबसे। मेरा है कि पसंदीदा कैंडिडेट दिल्ली के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए कि एआईसीसी के कांग्रेस के लीडर्स का होना चाहिए। इस नए डेवलपमेंट के बाद दिल्ली में इंडी अलायंस की नई तस्वीर भी देख लीजिए। पहली तस्वीर आम आदमी पार्टी के वॉक फॉर केजरीवाल प्रोग्राम की है। माहौल 25 मई के चुनाव का बनाया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें सिर्फ केजरीवाल की दिखी, कांग्रेस का एक भी फ्लैग नजर नहीं आया। दूसरी तस्वीर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की है। चुनाव से पहले कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ कांग्रेसी ही काले पोस्टर घुमा रहे हैं। तीसरी और सबसे अहम तस्वीर है दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद उनके घर पर जमावड़े की। यह जमावड़ा कांग्रेस के लिए अलार्म है। लवली के सपोर्ट में दिल्ली कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी से बगावत की घंटी बज रही है। बावरिया जी हैं, दीपक बावरिया जी, इन जैसे लोगों की वजह से जब जब हम ऊपर गए, इन्होंने कोई ना कोई स्टेप ऐसा लिया कि पार्टी नीचे होगी। उसका कारण है सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल लवली जी का जो रिजाइन हुआ। आप समझें, लवली जी को टिकट के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता। सुबह मीटिंग कॉल की जाती है, लवली जी को बुलाया जाता है और कहा यह जाता है कि शाम को हम मीटिंग दूसरी करेंगे, और मीटिंग ना करके सीधा सीधा प्रेस रिलीज में कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो ये कौन सा तरीका है? जब जब आप दिल्ली के नेतृत्व को आप विश्वास में नहीं लेंगे तो इतना ही बुरा होगा। अरविंदर सिंह लवली ने मल्लिकार्जुन खड़गे को 4 पेज का लेटर लिखा है। इस खत में लवली ने इस्तीफे की 3 बड़ी वजहें गिनाई हैं। पहली वजह है आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस। दूसरी वजह है दिल्ली कांग्रेस कमेटी को दरकिनार कर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीटों पर टिकट बांटे गए। और तीसरी वजह है दिल्ली कांग्रेस प्रभारी का कामकाज में दखल। दिल्ली कांग्रेस और एआईसीसी की सबसे बड़ी फाइट आपके साथ गठबंधन पर क्यों छिड़ गई, यह भी जान लीजिए। अरविंदर सिंह लवली ने लेटर में लिखा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाए थे। अब करप्शन के आरोप में केजरीवाल सहित उनकी कैबिनेट के कई मंत्री जेल में हैं। इसके बावजूद कांग्रेस ने आपसे गठबंधन किया, लेकिन बदले में सिर्फ 3 सीटें मिली। दिल्ली में कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि हम संघर्षरत हैं। हम पिछले 8-10 साल से जो दुष्प्रचार हुआ कांग्रेस के खिलाफ, उसके बारे में वापस अपनी पुरानी साख को वापस लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बना है, ये कोई ताज तो है नहीं, एक तरीके से कांटों का ताज है। उसके बावजूद पिछले 6-8 महीने में इन्होंने मेहनत करके खड़ी की। सबको ये लगा था कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है जागृत हो रही है, और जब हमको 2 या 3 सीटें मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें हम कांग्रेस के सब लोगों की सहमति के साथ ऐसे नेतृत्व को दें तो आगे गाड़ी एक बेहतर रूप से चलेगी। चलिए, जो हुआ जो नहीं हुआ वो है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ऐसा महसूस हुआ है कि हम लोग या लीडरशिप गंभीरता से नहीं
या शायद जो संवेदनशीलता कांग्रेस की नेतृत्व की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर में जो बातें थी उसको शायद उस तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए हैं। मैं भी बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि हम भी कोशिश करेंगे लोगों से ऊपर बात करने की। अरविंदर सिंह लवली ने यहां तक लिखा है कि जिस रात केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही थी वो उसूलों के खिलाफ उनके घर गए थे। अलायंस के बावजूद दिल्ली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कितनी अनबन है, इसका इशारा आपसे मिलने लगा है। सौरभ भारद्वाज ने लवली के इस्तीफे के बाद ट्विटर पर सवाल घुमा दिया, क्या भाजपा पूर्वी दिल्ली का उम्मीदवार बदल रही है? जवाब लवली का भी आया। सौरभ भारद्वाज की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि वही फैसला लेते हैं बाकी सब पार्टीज के बिहाफ पे। मैंने अभी आपको क्लियर करा कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। लवली ने इस्तीफे में दूसरा बड़ा रीजन 2 सीटों पर बाहरी कैंडिडेट को बताया है। इसका असर भी फौरन दिल्ली में दिखा। कन्हैया कुमार के खिलाफ काले पोस्टर के साथ कांग्रेस ही उतर गई। विवादित कैंडिडेट है ये, विवादित कैंडिडेट है ये। बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। इंदिरा जी के बारे में इसने बहुत खिलाफ बोला है, वीडियो है उसके बहुत सारे इनके पास पड़े हुए, हमारे पास भी हैं। इंदिरा जी के खिलाफ बोला, जो आदमी इंदिरा जी के खिलाफ बोल रहा है, दूसरा सीपीआई का आदमी जो सीपीआई का नहीं हुआ, देखिए वो हमारा कहां से हो जाएगा। तीसरी बात, इसके और उमर खालिद के ऊपर एक ही केस लगा था, एक ही केस दोनों के ऊपर, ठीक है, एक ही मुकदमा लगा था। उमर खालिद अंदर, ये बाहर कैसे? शैला राशिद कहाँ है आज? सीए एनआरसी का जब मुद्दा हुआ उसके अंदर राहुल गांधी सड़कों पे घूमे, संदीप दीक्षित सड़कों पे घूमे, अरेस्ट हुए, ये कहां था उस टाइम? कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को उतारा है। वहीं उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया के खिलाफ उदित राज को टिकट दिया है। चांदनी चौक पर प्रवीण खंडेलवाल की फाइट कांग्रेस के जेपी अग्रवाल से है। पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा और आपके कुलदीप यादव के बीच मुकाबला है। पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी के कमलजीत सहरावत के खिलाफ आपने महाबल मिश्रा को टिकट दिया है। दक्षिणी दिल्ली सीट पर बीजेपी के रामवीर सिंह बिधूड़ी के खिलाफ आपने सहीराम पहलवान को टिकट दिया है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज के सामने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती हैं। संदीप दीक्षित और राजकुमार चौहान जैसे पुराने नेताओं को दरकिनार कर कन्हैया और उदित राज को टिकट थमाया गया है। चुनाव से पहले दिल्ली में ग्राउंड पर काम कर रहे कांग्रेस नेताओं को डर है कि कन्हैया और उदित राज का एक्सपेरिमेंट बैकफायर करेगा। 7 सीटें दिल्ली में है, 4 समझौते में चलेगी, 3 सीटें आई, 3 में से 2 सीटें आपने आउटर को दे दी, 1 सीट जयप्रकाश जी को दी गई है। तो दिल्ली का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो कहाँ जाएगा? यहाँ के किसी व्यक्ति को तो कभी राज्यसभा नहीं दी जाती, यहाँ के किसी व्यक्ति को दिल्ली से बाहर इलेक्शन नहीं लड़ाया जाता। जब आप बाहर से ले आते हैं तो दिल्ली के लोगों को भी बाहर ले जाएं, दिल्ली के लोगों को भी राज्यसभा में ले जाएं। कन्हैया कुमार की सियासत का आधार लेफ्ट की लाइन रही है। 2019 में बिहार की बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार लेफ्ट के टिकट पर ही मैदान में उतरे थे, लेकिन गिरिराज सिंह ने कन्हैया को बड़े मार्जिन से हराया था। उदित राज यूपी के रामनगर के हैं। 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। कन्हैया और उदित राज के टिकट पर दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी की दलील है कि इसके पीछे ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव है। कन्हैया कुमार को जो सीट दी गई उस पे भी उन्होंने आपत्ति जो है आपत्ति, उसकी आपत्ति वो है कि हमारे स्थानीय किसी साथी को दी जाती है। जब आपके पास लिमिटेड सीट्स हैं और एक ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में कैंडिडेट का चयन होता है तो नेचुरली स्थानीय लोगों को कई बार जो है अन्याय भी होता है। अन्याय वो सेंस में कि उसको स्थान नहीं मिलता है, मगर एक बड़े कोज के लिए ये देश में हर लोग तैयार रहते। कांग्रेस पार्टी के तो बलिदान का इतिहास है, तो इतनी संकीर्णता से कोई पेश नहीं आते। क्या मनाया जाएगा अरविंदर सिंह लवली को? मैं अभी तो मैं उसमें डिटेल में नहीं गया हूँ, सबसे परामर्श करके डिसीजन करेंगे। लवली ने अपने इस्तीफे में तीसरी वजह बताई है दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी के काम करने का तरीका। दिल्ली के कांग्रेस प्रभारी ने लवली से राजकुमार चौहान सहित दूसरे नेताओं को सस्पेंड करने के लिए कहा। पब्लिक मीटिंग में पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, राजकुमार चौहान, भीष्म शर्मा, सुरेंद्र कुमार के साथ तीखी नोकझोंक की। ब्लॉक अध्यक्षों को नियुक्त करने तक की परमिशन नहीं दी। लवली के इस्तीफे पर दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी का भी बयान आया है। उनका कहना है कि आप से अलायंस का फैसला 3-4 महीने पहले हो चुका था, अब पद छोड़ने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ, उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप आप पे लगाए उसी के साथ वो जो कुछ भी कहते हैं मैं उसकी प्रस्तुतता इसलिए नहीं देखता हूं कि ये सभी डिसीजन 3-4 महीने पहले हो गए और वो सभी डिसीजन में कहीं ना कहीं वो हर जगह पे सबकी जो है सहमति बनती थी। तो उसके ये
आज वो कुछ सोच बना रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, तो कोई वजह देनी चाहिए, इसलिए वो कुछ दे रहे हैं, दैट इज ओके। अब सवाल है कि चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस चीफ का इस्तीफा इंडी अलायंस को कितना नुकसान देगा। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस का बड़ा पिलर है। 15 साल तक शीला दीक्षित की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी पहले भी निभा चुके हैं। 2017 में लवली ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन 2018 में वापसी कर ली। 31 अगस्त 2023 को लवली को दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इतना लंबा तजुर्बा होने के बाद भी लवली को नजरअंदाज किया गया। 2019 में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कमल खिला था। बीजेपी को 56.9% वोट मिला था, कांग्रेस को 22.6% और आपको 18.2% वोट मिला था। अच्छा कांग्रेसी केवल एक भ्रम है, होता नहीं है। जो अच्छा कांग्रेसी है वो कांग्रेसी छोड़ चुका। कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा अच्छा कांग्रेसी था जब कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट दिया कि राम सेतु नहीं था, कोई अच्छा कांग्रेसी बोल पाया क्या कि एफिडेविट गलत है? बोल पाया क्या? जब कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के खिलाफ 26 वकीलों को कोर्ट में खड़ा किया, कोई अच्छा कांग्रेसी रोक पाया क्या? असंभव है, क्योंकि आप आला कमान के इशारे पे नाचते हो और आपका आला कमान नक्सली और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के इशारे पे नाचता है। लवली ने कांग्रेस को यह झटका ऐसे वक्त में दिया है जब दिल्ली में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रोड शो कर रही हैं। केजरीवाल के लिए दौड़ लगाई जा रही है। दिल्ली कांग्रेस चीफ के इस्तीफे के बाद कांग्रेस खेमे में घबराहट है। लवली को मनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान अरविंदर सिंह लवली से मिलने उनके घर पहुंच गए, लेकिन वहां धक्का मुक्की और नारेबाजी हो गई। आसिफ मोहम्मद खान इसके पीछे भी बीजेपी का गेम बताने लग गए। पहले बताया ये सारा खेल सुभाष चोपड़ा का है। वो बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी चला रहे थे और रामवीर सिंह भिदुड़ी के फार्म हाउस पर ये पिछले 1 महीने से मीटिंगें चल रही थी, है ना। और आपने देखा रवैया, आपको बावरिया जी से शिकायत हो सकती है। आप उस शिकायत को हाई कमांड जाइए और आप चुपचाप रिजाइन करके आ जाइए। आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं ये, और आप कैंडिडेट बनना चाहते हैं, इसलिए ये सारा खेला किया गया है। अब सवाल यह है कि चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले यह कलेश इंडी अलायंस को कितना नुकसान पहुंचाएगा। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए काफी लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तालमेल हुआ था, जबकि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा शुरू से ही आम आदमी पार्टी से गठबंधन किए जाने के विरोध में था।